नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या अब 9,402 हो चुकी है। कोरोना का बहुत तेजी के साथ यहां पर आंकड़ा बढ़ता हुआ, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल एक्टिव केसेस की संख्या यहां पर 3,283 है। कोरोना से अभी तक 117 लोगों की जान यहां पर जा चुकी है। 5,963 लोग कोरोना से अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। यही राहत की बात है। बड़ी जानकारी इस वक्त कोरोना को लेकर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड के अंदर बहुत तेजी के साथ कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ 9,402 यहाँ पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कोरोना को लेकर तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 9,402 संख्या इस वक्त कोरोना से संक्रमित मरीजों की। एक्टिव केसेस की हम बात करें, 3,283 एक्टिव केसेस इस वक्त उत्तराखंड में है। 117 लोगों की जान अभी तक कोरोना की वजह से उत्तराखंड में जा चुकी है। और राहत की बात यह है कि 5,963 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 9,402 कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 117 लोग अभी तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं उत्तराखंड के अंदर। एक्टिव केसेस की संख्या है 3,283। 117 लोग ऐसे जो अपनी जान कोरोना की वजह से अभी तक गंवा चुके हैं। उधर असॉल्ट राइफल, आर्टिलरी गन, रडार, हल्की जैसी हेलीकॉप्टर, ये उन रक्षा उपकरणों की सूची है जो भारत कुछ महीने पहले एक दूसरे देशों से मांगता था। लेकिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए भारत ने ऐसे 101 रक्षा सामानों की आयात पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सेना को अब ये उपकरण नहीं मिल पाएंगे, बल्कि भारत अब अपनी जरूरत के इन सामानों और हथियारों को खुद बनाएगा। केंद्र सरकार द्वारा घोषित ये रोक चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक लागू होंगे। रक्षा क्षेत्र में भारत की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब देश में मशीन गन और क्रूज मिसाइलें बनेंगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्तीय सुविधाओं का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम किसान योजना की अलग अलग सुविधाओं का ऐलान किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने वर्चुअल कार्यक्रम में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 8.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की है। ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों को दी गई है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर पीएम मोदी का आभार भी जताया है। पीएम मोदी ने किसानों के लिए छठी किस्त अदा की। पीएम ने किस्त के साथ 1 लाख करोड़ की लागत से एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की है। इस कदम से कृषि और कृषि आधारित वैल्यू चेन की प्रगति होगी और सभी किसानों को फायदा भी होगा, जिसका सीएम त्रिवेंद्र ने धन्यवाद भी किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। पीएम किसान की किस्त के साथ उन्होंने इसका धन्यवाद किया है जो पीएम की तरफ से आज किस्त लागू की गई है। सरकार के कदम से किसानों को फायदा होगा, ये बात भी उन्होंने कही है अपने ट्विटर के जरिए। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो उनकी तरफ से किया गया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। पीएम मोदी ने एग्री इंफ्रा फंड की जैसे ही घोषणा की, उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने आभार जताया पीएम मोदी का। उधर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार सवाल कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा किए गए सभी वादों को पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि निर्माण को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा राम मंदिर के खिलाफ रहे हैं। वहीं उनके पिता राजीव गांधी द्वारा वोट बैंक के लिए राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए गए थे, परंतु राम मंदिर निर्माण को लेकर वो भी तैयार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 5 साल पुराना इतिहास समाप्त कर राम मंदिर के निर्माण को लेकर नींव रख दी गई है, जिससे कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, जिसको लेकर वो बेबुनियाद बयानबाजी कर रही है। राम मंदिर के खिलाफ अपनी बात कही है क्योंकि आपको एक वोट बैंक चाहिए था, लेकिन आज भगवान राम की कृपा से
जो 500 साल का इतिहास समाप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे उसका शिलान्यास किया है। तो लगता है कि आज साहब 3 तलाक भी खत्म हो गया, 370 भी खत्म हो गई, राम जन्म भी खत्म हो गया। आप करें क्या? तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं। एक्चुअल में उनको बुरा लगा होगा कि मैंने उनको राहुल गांधी क्यों कह दिया, क्योंकि उनका जो निकनेम है ना, किसी व्यक्ति को उसके निकनेम से जाना जाता है। उनका निकनेम है पप्पू और मैंने कह दिया राहुल, तो उनको बुरा लगा होगा। तो अपने शब्द वापस लेता हूँ, उनको पप्पू खान बोलता हूँ, क्योंकि हमारी ये परंपरा है। उधर उत्तराखंड में हरीश रावत के गैरसैंण पहुंचने के बाद राज्य सरकार को ग्रीष्मकालीन राजधानी के मसले पर घेरने का कांग्रेस को पूरी तरह से मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि केवल अपनी पार्टी के नजरिए से राजनीतिक घोषणा कर मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कह दी, लेकिन वहां धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। न ही सचिवालय बनाने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया गया है, न ही आसपास के जिलों के लोगों के शासन स्तर के कार्य वहां पर होने की कोई गतिविधियां आज तक शुरू हो पाई हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के अनुसार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण के नाम पर केवल राजनीतिक घोषणा ही की गई है। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए तमाम छोटे बड़े आंदोलन किए गए। अंग्रेजी सत्ता को भारत की जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई, जिसने अगस्त क्रांति के नाम दिया गया, इस लड़ाई में गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए पूरे भारत के युवाओं से आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी, इसलिए इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। अगस्त क्रांति की 78वीं वर्षगांठ के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व राज्य मंत्री जसवीर राणा के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुरली सिंह रावत के आवास पर वो पहुंचे और फूल मालाओं से स्वागत करते हुए आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए शॉल ओढ़ाकर सम्मानित उन्हें किया गया। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर हरिद्वार में कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने यहां के भगत सिंह चौक स्थित महात्मा गांधी पार्क में सभा की। इस मौके पर सेवादल कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा कि देश को एक बार फिर से क्रांति की जरूरत है, जिससे कि अंग्रेजों की तरह बर्ताव कर रही राष्ट्र विरोधी ताकतें सत्ता छोड़ने को मजबूर हो जाएं, क्योंकि अंग्रेजों की तरह ही कई ताकतें देश को तोड़ने में लगी है और कांग्रेस को एक बार फिर से आगे आकर क्रांति की शुरुआत करनी होगी, जिससे कि देश में खुशहाली लौट सके। इस मौके पर कांग्रेस सेवादल कार्यकर्ताओं ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेसियों के बलिदान को भी याद किया। वहीं बारिश के चलते हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पहाड़ों में हुई तेज बारिश से नदी नालों और बरसाती नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हल्द्वानी के गौलापार इलाके में हल्द्वानी और नकायल गांव के बीच में पड़ने वाली सूखी नदी के उफान पर आने से ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। हालात ये है कि नकायल गांव से कामकाजी नौकरी पेशा लोगों को और बीमार बच्चों को हल्द्वानी आना था, लेकिन वो नदी के किनारे पर खड़े होकर जलस्तर कम होने का इंतजार करते रहे। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई सालों से सूखी नदी पर पुल की मांग होती रही है, लेकिन हालात जस के तस है, कोई सुनने वाला नहीं है, जिसके चलते हर साल बरसात में सूखी नदी ग्रामीणों की जिंदगी की रफ्तार थाम कर रख देती है। वहीं मसूरी में सुबह से हो रही तेज बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी रोड बालवाड़ी के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया। मसूरी देहरादून मार्ग और मसूरी केम्प्टी मार्ग पर कई भूस्खलन होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों के साथ निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि ये पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। हालांकि जिस तरह से मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है, उसको लेकर बार बार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। उधर हरिद्वार में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर में कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कनखल के हनुमंतपुरम कॉलोनी में बारिश का कई फीट पानी जमा हो जाने की वजह से वहां पर खड़ी ट्रेवल्स व्यवसायिक की गाड़ियां इंजन सहित शीशे तक पानी में डूब गई हैं।
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से भारी बारिश हुई और उसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है। हालांकि लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर कितना पानी भर गया है आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं देहरादून के पहाड़ी दुर्गम गांव में बकरियां पालने और लकड़ी काटकर घर का चूल्हा जलाने वाली प्रियंका ने देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लिया है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के रामपुर गांव निवासी प्रियंका देवान एक मध्यम वर्गीय परिवार से है। प्रियंका के पिता गांव में ही किसानी करते हैं और मां गृहिणी है। प्रियंका बताती हैं कि परीक्षा पास करने के बाद जब उन्होंने ये खुशखबरी अपने माता पिता को देनी चाहिए तो गांव में कनेक्टिविटी की समस्या के चलते वो उनसे संपर्क ही नहीं कर पाए। गांव की स्थिति का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका के पिता ने जब तीसरे दिन किसी ऊंची चोटी पर जाकर प्रियंका से संपर्क किया, तब जाकर आधी अधूरी बात ही वो प्रियंका से कर पाए। हालांकि तब भी उनके माता पिता को ये समझ ही नहीं आया कि ये कौन सी परीक्षा पास इसने की है, जिसके कारण लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। बमुश्किल अब उनको इस बारे में बताया गया है। वहीं रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 5 किलोमीटर स्थित सौड़ उमरेला गांव की 23 वर्षीय बबीता रावत, जिसने स्वरोजगार अपनाकर विषम परिस्थितियों में परिवार को आर्थिक तंगी से उभारा और पिछले 3 सालों से खेतीबाड़ी के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर नायाब उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। बबीता के इन कार्यों को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें तीलू रोतैली पुरस्कार से सम्मानित किया है। तीलू रोतैली सम्मान मिलने पर बबीता के साथ ही पूरा जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें, सब्जी और मशरूम उत्पादन से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। इस सीजन में बबीता ने मशरूम उत्पादन और सब्जी उत्पादन में करीब 1 लाख रुपए की कमाई भी की है, जबकि बबीता बताती हैं कि मशरूम की इतनी खपत है कि वो पूरी नहीं कर पाती। मसूरी मनसाराम क्रिकेट मैदान में देर रात को बच्चों के बीच फुटबॉल खेलने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल देखते ही देखते विवाद में बड़े लोग भी कूद पड़े, जिसमें मामले ने उग्र रूप ले लिया और देर रात दो पक्षों के बीच जमकर कहासुनी भी हो गई और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी तक करने लग गए। दो पक्षों के बीच झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे मसूरी कोतवाल पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामला शांत कराकर करीब 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली ले जाया गया, जहां 6 लोगों का मेडिकल करा के मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उधर रामनगर में कोरोना के संक्रमण के चलते बंद बाजार को खोलने के लिए व्यापारी और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। व्यापारियों ने सोमवार को बाजार खोलने का ऐलान तक कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के सामने आने के बाद 25 जुलाई को बाजार की ज्वाला लाइन और 3 अगस्त को पूरा बाजार बंद कर दिया गया था और व्यापारियों को क्वारंटीन कर दिया गया था। बाजार पूर्ण रूप से बंद होने से व्यापारियों का पूरा व्यापार बंद हो गया है और व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब व्यापारियों ने ऐलान कर दिया कि सोमवार से पहले या तो प्रशासन बाजार खोलने का आदेश जारी कर दे, नहीं तो व्यापारी सोमवार से खुद ही बाजार खोल देंगे। प्रशासन का कहना है कि पॉजिटिव केस आने की वजह से बाजार को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था और उसी के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। हमारा निर्णय यह है कि यदि प्रशासन हमारे साथ हमसे सहयोग चाहता है और हमको सहयोग करना चाहता है तो कल तक उचित निर्णय ले ले, नहीं तो सोमवार सुबह से बाजार खुल जाएगा। देखिए, बाजार बंदी की जहाँ तक बात है, अभी व्यापारियों को एक शिष्टमंडल आया था जिसमें व्यापार मंडल अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक जी, बाकी लोग भी उपस्थित थे। उसमें इस पर चर्च बाजार के बारे में चर्चा हुई है। उसमें उनका ये कहना था कि काफ़ी समय हो गया ज्वाला लाइन को लेकर उनका कहना ठीक भी है, लेकिन उस गली के आसपास करीब 100 से ज़्यादा पॉजिटिव लोग आए हैं, इसलिए उसको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए बंद किया गया है। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में एक ऐसा मोहल्ला भी है जहां लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानी हो रही है, जहां सरकार लाखों करोड़ों रुपए विकास कार्यों में खर्च करने की बात करती है, वहीं जसपुर का ये मोहल्ला इससे अछूता है। यहाँ के बच्चे बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर घर से निकलने पर मजबूर हैं। इन लोगों को घरों से निकलने में डर लगता है। सड़क ना होने की वजह से इन लोगों ने अपने ही आप में लकड़ी का रास्ता बना लिया है, मगर उस पर चलते हुए डर लगता है कहीं गिर ना जाए। वहीं जब उप जिलाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मेरी संज्ञान में मामला है ही नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो समस्या का समाधान किया जाएगा। ये बात उनकी तरफ से कह दी गई।
उधर रुड़की शहर के करीब बसे एक गांव का दरअसल मामला सामने आया है, जहां तालाब में मगरमच्छ है, जहरीले सांप और बिच्छुओं का बसेरा है। लेकिन उसी तालाब से होकर कुछ ग्रामीण अपनी मंजिल यानी अपने घर तक पहुंचने को मजबूर हैं। ग्रामीण जान को हथेली पर लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल गांव में तालाब है, तालाब के आसपास कुछ ग्रामीणों के मकान हैं। अक्सर बरसात के दिनों में तालाब ओवरफ्लो हो जाता है और पानी तालाब से बाहर आकर मकानों में घुस जाता है। देखने पर लगता है कि मकान तालाब में बने हों, लेकिन क्योंकि मकान के चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। ग्रामीण बताते हैं कि बरसात के दिनों में पूरे गांव के पानी की निकासी इसी तालाब में है। यही कारण है कि तालाब के आसपास बने मकान भी तालाब की जद में आ जाते हैं, जिस कारण ग्रामीणों को कई कई फीट पानी से होकर अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो उन्होंने कई बार इस समस्या की शिकायत संबंधित अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है, लेकिन आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है और मजबूरन ग्रामीण जान हथेली पर लेकर जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। रुड़की तालाब में दरअसल मगरमच्छ का भी बसेरा है, जिसके कारण इन लोगों में भय भी बना हुआ है। उधर रुड़की की धनौरी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को तेलीवाला तिराहा धनौरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। घटना के खुलासे को लेकर एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर थाना अध्यक्ष कलियर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। तभी से पुलिस फरार अभियुक्त की तलाश कर रही थी। 6 अगस्त को कलियर क्षेत्र अंतर्गत नहर में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त ममतेश और फ्रेखा निवासी गढ़ के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने अभियुक्त नदीम को कलियर के धनौरी तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शादी न करने के चक्कर में महिला की हत्या की थी। उधर हरिद्वार में कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता गांव में देर रात गांव के दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घर में घुसे करीब दर्जन भर दबंगों ने सौंप रहे परिजनों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। हमलावरों ने औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। दबंगों के हमले से परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने घर के बाहर लगने वाली चाउमीन की ठेली पर दबंगों को शराब पीने से मना किया था, जिस पर गुस्साए बेखौफ दबंग परिवार पर कहर बनकर टूट पड़े। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। देखिए तस्वीरों के जरिए किस तरह से दबंग इस परिवार के घर पर पहुंचे हुए थे और परिवार के सदस्यों पर इनकी तरफ से ये हमला किया गया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।